नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। हम धीरे धीरे करके डे बाय डे एक दिन में 3 4 5 वीडियो आपको बना के देते हैं ताकि आप जो क्वेश्चन बना के आए हैं अपने एग्जामिनेशन में उसका उत्तर मिलान कर सके। इसी कड़ी में आज जो हम आंसर मिलान करने वाले हैं वो करने वाले हैं 28 दिसंबर 2021 परीक्षा परीक्षा जो हुई थी 28 दिसंबर 2021 को। उस परीक्षा का क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि जो दोस्त या जो अभ्यर्थी 28 दिसंबर 2021 को परीक्षा दिया था वो अभ्यर्थी जो है आके इस वीडियो को लाइव देख सके और अपना आंसर सही कर सके, या फिर अगर आंसर गलत होता है तो गलत कर सके। हमारा पेड कोर्स भी है। अगर आप अभ्यर्थी जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कोर्स लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो संपर्क सूत्र है वो आपको पता है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 28 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर 1 की। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट मिल रहा है, सर पेपर 2 भी करवाइए। अब आप ही जरा एक बात सोचो, अगर पेपर 2 में अभी आपको करवा दूं तो आप जरा ध्यान पूर्वक सोचो, फिर पेपर 2 में मैं उलझा रह जाऊंगा ना। बाकी जो बच्चे जनवरी में अभी एग्जाम दिए हैं 29 दिसंबर, 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 1 2 3, ये सब जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनका फिर मैं कब करवा पाऊंगा। वो बच्चे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे सभी बच्चों को मुझे करवाना है, इसलिए पहले पेपर 1 सभी बच्चों का करवा देता हूं, फिर आराम से पेपर 2 भी करवा दूंगा। तो घबराना नहीं है। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। क्या आप सभी तैयार हैं ना डिस्कशन के लिए? बिल्कुल, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पीडीएफ की ओर। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए यहाँ पर टेस्ट का डेट लिखा हुआ है 28 दिसंबर 2021। इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है, चाहे 27 हो या फिर 26 और 25 को तो एग्जाम हुई नहीं थी, 24 हो, 23 हो, उससे पहले 22 हो, उससे पहले 21 हो, सभी का वीडियो डाल दिया गया है। 20 दिसंबर का वीडियो नहीं डाला गया है क्योंकि 20 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आज जारी ही हुआ है, तो आज रात तक 20 दिसंबर भी, देर रात तक 20 दिसंबर का भी आ जाएगा। नहीं तो कल पक्का 20 दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम डाल ही देंगे। तो अगर आप 20 दिसंबर वाले अभ्यर्थी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जैसे ही आपको 20 दिसंबर वाला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम कर रहे हैं 28 दिसंबर वाला, और समय बच रहा था, हम देर रात तक आपको 20 दिसंबर वाला भी आज ही करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर का आज हम डिस्कशन करते हैं, और सबसे पहले हम उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 28 दिसंबर वाला क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एक, है ना। क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होता है फिर हम लोग आगे समझते हैं। क्वेश्चन 1 है, 4 वर्षीय रिया को अपने माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? देखिए उसका व्यवहार क्या दर्शाता है, तो यह बच्ची अपने परिवार से यह चीज सीखी कि अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, हमको डांट रहे हैं। तो यह बच्चा क्या करता है, जब इनका एक दोस्त है ना, तो ये गुड़िया को मारती है, क्योंकि गुड़िया को एक प्रतीकात्मक खेल खेलती है। एक खेल है, झूठ मूठ का कुछ खाने के लिए दिया और वो खाने से मना करती है तो उसको मारती है। तो ये इसका जो समाजीकरण हुआ वो मुख्य रूप से प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आया, क्योंकि ये परिवार से इस तरह से सीख ली कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो मेरी मम्मी डांटी, इसलिए हम भी उसे डांटेंगे। तो सही आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तेजी से करते हैं हम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है। इससे विषय वस्तु को बच्चों के बीच विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 ही सही है, और इसका आंसर जाता है ऑप्शन 1 को। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है, तो यह दृष्टिकोण दर्शाता है जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? 3 का जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधार पहलुओं पर निर्भर करती है। तो इसका जो संरक्षण संबंधी की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, जिसको हम लोग विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता कहते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह के शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर है व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जाना चाहिए, ये बात गलत है। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। तो 5 का जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 2। 3 गलत है और 4 भी गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, वह यह लिखा हुआ है कि बालक विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आनुवंशिकता तो स्थिर होता है, तो आनुवंशिकता बदला जा सकता है, गलत है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित है, हाँ ये सही है। जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ऐसा नहीं है, न्यूनतम ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, गलत है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, तो ये बात ही सही है। इसलिए हमारा 6 का जो सही आंसर है वो आता है ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिखा हुआ एक अभिकथन है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। पहला कथन तो एकदम गलत है, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का उत्पाद है। दूसरा कथन भी गलत है, तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है? गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, एडीएचडी वाला बच्चा किस तरह से विशेषता दर्शाता है। एडीएचडी वाले बच्चे के बारे में हमने पढ़ाया था, यह बच्चे का ध्यान तुरंत क्या होता है? भटक जाता है, मतलब आसानी से इसका ध्यान विचलित हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो यह मुख्य रूप से आपका होता है संरचनावादी से व्यवहारवादी। संरचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म और व्यवहारवादी मतलब प्रैक्टिकल। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो लिखा हुआ यहाँ पर, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम इस वाचन को क्या कहेंगे? तो बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है, तो इसे हम लोग व्यक्तिगत वाचन यानी प्राइवेट स्पीच कहेंगे। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? बच्चे जब गलतियां करते हैं तो हमें उसके सोच के बारे में पता चलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषकता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिगम निषकता वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर देखिए क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, गलत है। प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में बर्तनी को महत्व नहीं देंगे, देखते हैं इसके बाद लेखन कार्य का समय घटा देंगे, ये भी उतना ज्यादा सही नहीं है। प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, यह भी गलत है। देखिए मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए या फिर आंसर 3 होना चाहिए, है ना। लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो बच्चे एडीएचडी वाले हैं ना, उसके लिए लेखन कार्य का समय घटा देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे बाकी और भी तरह के अधिगम अक्षमता वाले हैं ना, उनके लिए ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। वैसे अगर ज्यादा सटीक आंसर की बात करें ना, तो मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक उत्तर की बात करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। तो 3 को लेकर चलेंगे और 3 ही आप लोग टिक कीजिएगा। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके अध्यापक को करना चाहिए कि उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा देनी चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 2 गलत है, 3 गलत है और 4 भी गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। विद्यालय खत्म होता है तो क्या बजाती है? गिटार। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह कार्य क्या दर्शाता है? मीरा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आकलन का उद्देश्य क्या होनी चाहिए। तो आकलन का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सही आंसर है आकलन पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। सही आंसर होना चाहिए 15 का ऑप्शन नंबर 1। 2 गलत है, 3 गलत है, 4 भी गलत है। 2 में लिखा बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, लेकिन ज्यादा सही आंसर 1 है, इसलिए हम 1 लेकर ही चलेंगे। तो सही आंसर है 15 का कौन सा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है। तो इसकी यह क्षमता जो है वह कहलाएगी सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्योंकि वह झाड़ू को अपने दोनों टांगों के बीच में रखकर घोड़े की तरह सवारी कर रहा है। उसको लगता है जैसे हम घोड़ा पर बैठे हुए। तो सही आंसर है जीन पियाजे के सिद्धांत से ये क्वेश्चन है बेटा, और इसलिए इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला कारक होगा। तो जोखिम वाला कारक ये होगा कि अध्यापक की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति कम अपेक्षाएं, ये सबसे ज्यादा जोखिम वाला काम होगा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसे बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है तो ऐसे बच्चे को क्या करना है, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 18 का सही आंसर है 4, 1, 2 और 3 सीधा गलत है। ठीक है, अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो बाद में हम देंगे, अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ताकि सभी अभ्यर्थी अपना अपना आंसर मिलान कर सके। ठीक है, तो अभी इसका आंसर है 4। आप 4 मिलाइए, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा ऑफिशियल से, ऐसा नहीं है कि 3, 8, 7 क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाले, 1-2 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता है कौन दिया था, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिए हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बीएफ स्किनर ने तो दिया ही नहीं था, अल्फ्रेड बी ने तो एक तत्व का बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और रॉबर्ट अस्टनबर्ग जो है त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। देखिए, एक अनीता ने रश्मि का कलम लिया तो प्रतिशोध में, गुस्सा में क्या करता है, रश्मि अनीता का भोजन खा लेता है, जैसे को तैसा वाला अवस्था। इसका नाम है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है। तो एक तो होगा ये सही है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है बच्चे को, ये भी सही है। विद्यार्थियों किसी दूसरे की अवधारणा को समझाने के लिए कहला, हाँ ये भी हद तक सही है। और चौथा जो है तुलना करना, ये गलत है। तो सही आंसर है 1, 2, 3, और 1, 2, 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो रचनावाद की विशेषता की बात हो रहा है यहाँ पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये नहीं है, इसलिए यह इसका सही उत्तर है। तो 23 का जो सही उत्तर है, सॉरी 22 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। समुन्नत करने की बात है तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ आएंगे, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। इस सब में बेस्ट ऑप्शन यही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 को ही टिक करेंगे, और 2 ही हमारा सबसे ज्यादा सही और सटीक उत्तर भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 है विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष वाले क्या कहलाएंगे। पता होगा सबका, कितना आसान सा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25 की तरफ। लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का छत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ क्या है, ऊपर है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर क्या है यहाँ पर, एक मिनट क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का छत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की दक्षता की तुलना में वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही। चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक कथन भी सही है और 2 कथन भी सही है। पहला अभिकथन सही है और इसका कारण जो दिया है वो सही है, और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसका, ए का।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिए क्या है कि गामक विकास शरीर के मध्य से बाहरी की तरफ, मध्य से बाहरी बाहरी की तरफ जब होता है, इसे हम लोग कहते हैं परिधीय प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूने का संलग्न करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। देखिए डायरी रख रही है तो इसका मतलब सतत और समग्र मूल्यांकन कर रही है। इसका सही आंसर है इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर एक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। जब आप अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, वैसे भी हम आपको पढ़ाए हैं चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से, तो ये सब होगा इसमें 1 2 3 4, ये सभी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है बेटा ऑप्शन नंबर एक। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है वाली बात है यहाँ पर। तो नहीं देता है ऑप्शन नंबर एक, विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, यही नहीं देता है, इसलिए इसका यह सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर एक। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका सीडीपी में कितना सही उत्तर हुआ है। आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं गणित की तरफ। ठीक है, और हमें बताइएगा कितना है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो 28 दिसंबर वाला पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके बाद हम जो करने वाले हैं इसी का मैथमेटिक्स भी करेंगे, गणित वाला भाग भी करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आप सीडीपी में अब तक कितने अंक प्राप्त किए। चलिए बढ़ते हैं मैथ की तरफ और देखते हैं अब हम मैथ का क्वेश्चन। चलिए आते हैं मैथ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मैथ के पहला क्वेश्चन। मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैथ का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण की सूचक है। गणितीयकरण की सूचक की बात है तो इसका जो सही आंसर है वो है आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। सही आंसर है एक का ऑप्शन नंबर तीन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। दो का जो है सही आंसर देखिए 6 और 7 का योग 13 है। यह किसका उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण, ये किसका उदाहरण है वो है आपका संयोजन या समुच्चय बोधक वाक्य का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वह कह रहा है कि एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह है। कंगारुओं के कितने पद चिन्ह है, 48। खरगोश के 12 पद चिन्ह है। एक बत्तख के 40 पद चिन्ह है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं। ठीक है, अब हम इसका जवाब देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंगारू का 48 पद चिन्ह है, तो कंगारू के पास 4 पैर होते हैं, तो इस तरह से 12 कंगारू होंगे, तो 12 इस दोनों में है। खरगोश का भी 4 पैर होता है, तो 12 पद चिन्ह है, तो इसका कितना खरगोश होगा, 3 होगा। और यहाँ एक नहीं होना चाहिए, इंग्लिश वाले वर्जन में देखिएगा एक नहीं होगा, सिर्फ बत्तख होगा। 40 पद चिन्ह है तो 20 बत्तख होंगे। सही आंसर है आपका 12, 3 और 20। तो 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपए के, देखिए यहाँ पर 3 सिक्के 1 रुपए के हैं और 2 सिक्के 2 रुपए के, एक सिक्के 10 रुपए के है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से देंगे। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है सिर्फ 2 तरीका। क्या है, देखिए 14 रुपया देना है तो एक बार 10 रुपया देंगे, फिर 2 रुपया का एक सिक्का देंगे, 10 दो 12 रुपया और 2 टकिया यहाँ दे देंगे, कितना हो गया 14। या फिर हम कैसे दे सकते हैं, 10 रुपया दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि 10 रुपया देंगे और इसको 2 रुपये का जो 2 सिक्का दे देंगे तो 14 रुपया। तो 2 तरीका है, तो 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुना कर दिया जाए तो गुणनफल कितना हो जाएगा। तो कीपैड पर एक संख्या 0 भी होता है और किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो आपको पता होना चाहिए उसका मान 0 ही आता है। तो 5 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। देखिए क्या क्या क्रियाकलाप है। पहला क्रियाकलाप है भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकर, पत्थर, टोकन, प्रतीक को वर्गीकृत करना। भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गट्ठे में व्यवस्थित करना। लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उन्हें समूह में बांधना। मोतियों को धागों में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना।
इस प्रकार का क्रियाकलाप केवल वाला तो उत्तर है नहीं, अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किया जाता है, गलत है। समय नष्ट करने वाले होते हैं, यह भी गलत है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। तो 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालता है कि पहली बोतल में आधा लीटर दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे दूध का 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतल में भरने के बाद सान के पास कितनी दूध की मात्रा बचेगी? देखिए यहाँ पर कितना लीटर है, 2000 ml दूध है। 2 लीटर को अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? हम ml में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 2000 ml आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस 2000 ml का क्या करता है ये कि आधा दूध एक बोतल में डाल देता है। तो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट बोतल की अगर बात करें, फर्स्ट बोतल की बात करें हम यहाँ पर, तो फर्स्ट बोतल में जो दूध की मात्रा होगी इसका आधा चले जाएगा, ठीक है। तो 1000 ml फर्स्ट वाले बोतल में चले गया और बच कितना गया हमारे पास दूध? हमारे पास जो दूध बच गया वो बच गया अब कितना? 1000 ml, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दूसरे बोतल की बात है यहाँ पर। दूसरे बोतल की क्या बात हो रही है? तो दूसरे बोतल में इसका 3/4 दूध डाला जाता है, बचे हुए दूध का। यहाँ लिखा हुआ है दूसरी बोतल में बाकी दूध का, बाकी कितना है? 1000 ml बाकी है और 1000 में 3/4 अगर हम डाल दिए तो कितना दूध डाल दिए पता है? आप यहाँ पर डाल देंगे 750 ml दूध डाल देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास कितना ml बच गया? 1000 में से 750 ml डाल दिए तो बच कितना गया? 250 ml दूध आपके पास बच गया। अब आते हैं तीसरे बोतल की तरफ। तीसरे बोतल में क्या करना है कि 1/5 दूध डालना है, 1/5 भाग डाल देना है बचे हुए का। तो इसका जब 1/5 डाल देंगे तो कितना डाल दिए हमने? तो हम यहाँ पर 50 ml दूध डाल दिए और 250 में से हमारा 50 ml दूध खत्म हो गया। तो हमारे पास दूध की मात्रा कितनी बच गई? हमारे पास जो बच गई वो बच गया 200 ml, और 200 ml जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 200 ml, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि वन के बीच वाले अक्षरों द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण हो, न्यून कोण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन वाली प्रक्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। ये सबसे उच्च लेवल का भी होता है और इसे अपसारी चिंतन वाले प्रक्रियाओं में भी रखते हैं। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? यहाँ पर नहीं है वाला खोजना है। तो नहीं है वाला कौन सा होगा? तो एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, यही नहीं है, इसलिए यह इसका क्या है? सही उत्तर है। तो 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पर गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है। यह गणितीय तत्वों को स्मरण करने में सहायता करता है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। यह योगात्मक आकलन में सहायक होती है। देखिए गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है, समाकलित है, इसलिए हमें उसे पूर्व ज्ञान को जानना एकदम जरूरी है। तो सही आंसर जो है 11 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। इस खेत के कोने में 1 सेमी भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। चलिए हम बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कोने में बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ना एक वर्ग कोने में काट दिया गया। चलिए वर्ग को भी हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले काट दिए। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब सीमा की लंबाई समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है आपसे या क्या कह रहा है यहाँ से? ये देखिए कितना है, यहाँ पर आपको पता है कि ये कितना दिया गया है आपको? ये दिया गया है 4 सेमी। लंबाई वही लिखा है ना 4 सेमी, और चौड़ाई देखिए कितना लिखा है यहाँ पर? चौड़ाई लिख दिया है इसका 3 सेमी। कितना लिख दिया यहाँ पर? चौड़ाई 3 सेमी। अब इसका अगर हम परिमाप की बात करें तो बताइए परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मेरे हिसाब से परिमाप 7 गुना कितना होगा? परिमाप यानी पेरीमीटर जो आपके पास आएगा, यहां से हम पेरीमीटर लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर जो होगा बेटा वो होगा 4 3 7 गुना 14 सेमी पेरीमीटर होगा।
तो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए वर्ग काटने से पहले, तो पहले हुआ 14 सेमी, अब वर्ग काट दिए, यहां से काट के हम हटा दिए तो हमारा क्षेत्र देखिए 1 सेंटीमीटर इधर से भी घट गया, नहीं घट गया, तो ये बचा कितना 3, ये बचा कितना 3, तो 3 3 कितना 6, और ये कितना 4, 6 4 कितना 10, और ये कितना 2, तो 10 तो कितना 12, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर बट्टा 12 कर देंगे ना। अब देखिए यहाँ पर बट्टा 12 करती है तो काटेंगे, ऊपर होगा 7 नीचे होगा 6, 12 नहीं होगा, फिर से हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे करना है, दूसरा कलर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें, एक मिनट, यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो कितना हुआ आपका 3, क्योंकि एक तो इधर कट गया, और यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो 3 3 3 कितना हो गया 6, फिर यहाँ से यहाँ बात करें तो कितना हुआ 6 4 10, फिर ये कितना बताइए 2, 10 तो 12, और ये कितना 1 13, और ये कितना 1 14, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, ये यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो 14 बचा 14, तो कट के कितना हो जाएगा 1:1, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1:1। मिल गया उत्तर 1:1, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकुआकार होना चाहिए, इसका अर्थ है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के सही क्रम है। पोल्या एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो सही क्रम क्या है उसको अब हम देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 की समस्या को समझिए, उसके बाद योजना तैयार कीजिए, फिर उसका क्रियान्वित कीजिए और लास्ट में उसको पुनः जांचिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? देखिए यह जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह एक खुले सिरे वाला क्या है प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। 15 का सही उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। 2 भी गलत है, 3 भी गलत है और 4 बंद अंत वाला तो प्रश्न है ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है बोल रहा है। तर्कसंगत प्रकृति ये तो है, मूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध प्रकृति, अमूर्त प्रकृति। तो मूर्त प्रकृति, गणित अपने आप में एक अमूर्त विषय है, तो सही आंसर है इसका मूर्त, यानी जो नहीं है उसे टिक करना है, तो मूर्त प्रकृति नहीं है, इसलिए ये कौन सा इसका सही आंसर है। अमूर्त प्रकृति है, गणित की अवधारणा अमूर्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहला कथन तो सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, और एक एक भाज्य संख्या नहीं है। दूसरा कथन भी आपका क्या है, सही है। तो मेरे हिसाब से जो कथन लिखा है वो दोनों कथन सही है, दोनों ए और बी क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर वही है, एक जो है एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक जो है एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका, सॉरी 3 नहीं था, दोनों गलत है ना, तो दोनों गलत तो यहाँ पर वाला है ना, गलत है ये एक, दोनों ए और बी असत्य है। ठीक है, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक मिनट बेटा, गलत, दोनों सही है ना, एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह बात भी सही है, और बी जो लिखा है वह एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, तो एक है नहीं, तो दोनों कथन सत्य है, तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है, सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, नीचे करके आकर देखना पड़ेगा चीजों को। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन युग मिलाना है, तो रचनात्मक आकलन जो एक है ये सही है किसके साथ, 4 के साथ। ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चों की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है। तो 1 का 4 1 में ही आंसर सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का
3। ठीक है, आप मिलान कर लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन सब मिलान करके उसके बाद आप कर लेंगे। वैसे इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस 9:25 AM पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी? देखिए यहां पर जो कह रहा है कि आधे घंटे में खुल रही है और यह जो आदमी है वह उस आदमी को बताता है कि बस 10 मिनट पहले खुली है। इसका मतलब वह आदमी 9:05 में वह उसे बताता है। तब ना 9:20 बाद जो है 9:25 होगा और उस समय बस खुलेगी और उससे 10 मिनट पहले, तो टोटल आधा घंटा हो ही गया। तो 9:05 AM इसका सही आंसर है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पी जाता है? देखिए 300 मिलीलीटर गिलास की क्षमता है ना। 300 ml गिलास की क्या है, क्षमता है। और एक दिन में वो कितना गिलास पानी पीता है? तो एक दिन में वो पीता है 14 गिलास पानी। अब जब 14 से इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना ml निकल के आएगा? तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 4200 ml। यानी एक दिन में यह बच्चा 4200 ml पानी पी जाता है। अब यह एक सप्ताह पानी पीता है तो इसको हम किससे गुना कर देंगे? 7 से गुना करेंगे और 7 से जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो ml आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 29400 ml। ये आएगा आपको। ये ml को जब हम लीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 29.4 लीटर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कितना? 3। 20 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसने एक आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया, देखिए उसने जवाब दिया पतंग। किसी भी आकृति में कोई रैखिक सममिति नहीं है। उसके बाद आगे आगे दिया गया है दोनों आकृतियों में समान संख्या में रैखिक सममिति है और समचतुर्भुज। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही आंसर है, किसमें यहां पर बोलना है ना, किसमें अधिक रैखिक सममिति है। तो देखिए जरा इस किसमें अधिक रैखिक सममिति होगा, तो यहां पर जो सबसे अधिक रैखिक सममिति है वो समचतुर्भुज में होगा, क्योंकि पतंग में एक रैखिक सममिति है और समचतुर्भुज में 2 रैखिक सममिति होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है डिंस ब्लॉक, माचिस की तिलियां का बंडल, बनावटी प्रचलित नोट यानी मुद्रा, एक गिनतारा अबेकस। निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों का उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित किया जाता है? ठीक है, निरूपित करता है। देखिए जब इसका ऑप्शन देखते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ए और डी समानुपाती सामग्री है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 लिखा हुआ है कि 6 क्रमागत संख्या का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्रमागत संख्या में अंकों का योग कितना है? 65 है। तो अब हम इस सवालों को हल कैसे करेंगे, समझिए। यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली संख्या है x, ठीक है, क्रमागत संख्या है तो दूसरी संख्या को कितना मान ले? दूसरी संख्या को मान लेते हैं x प्लस का 1, ठीक है। तीसरी संख्या को कितना मान ले? उसको मान लेंगे x, एक मिनट बेटा, x प्लस का कितना मान लेंगे? 2। तीसरी संख्या होगी, चौथी संख्या को क्या मान ले? x प्लस का कितना? 3, ठीक है, x प्लस का 3। इसके बाद चौथी संख्या होगी, पांचवी संख्या को क्या माने हम? पांचवी संख्या को हम मानेंगे x प्लस का कितना? x प्लस का 4। और छठी संख्या को क्या मानेंगे? छठी संख्या को मानेंगे x प्लस का कितना? 6। और इस सब का योग कितना है? लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में 45 है। जब इसका मान निकालेंगे तो x देखिए कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। तो 6 बार क्या हो गया हमारे पास? x हो गया और चिन्ह यहाँ पर लगेगा प्लस का और फिर काउंट करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिएगा एक है और दो, एक कितना हो गया? 3, 3 3 कितना? 6, 6 4 कितना? 10 और 10 6 कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 16 और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 45 के बराबर। फिर अगले लाइन में क्या लिखेंगे? तो अगले लाइन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि 6x
एक मिनट बेटा, यहां पर लिखेंगे हम लोग 6, एक मिनट, हाँ, 6x इक्वल टू 45 और माइनस का कितना 16, माइनस का 16, और उसके बाद हम फिर अगले लाइन में क्या लिखेंगे 6x इक्वल टू, जब उसमें से 16 हटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर एक गलती हुई है, यहां पर जो पांचवा लेना था वो 6 नहीं लेना था ना, क्रमागत है तो 5 लेना था। अब इसमें 5 जोड़ना है हमें। अब नीचे आएंगे, 5 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पर कितना होगा, यहां पर हमारा 15 ही होगा, और इधर हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर हम जो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो करेंगे 15, और यहाँ जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आया कितना 30, और फिर नीचे में हम किसका मान निकालेंगे x का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। अब देखिए हमारे पहली संख्या पता चल चुकी है 5, उसके बाद जो अगली संख्या होगी वो होगा 6, उसके बाद जो अगली संख्या होगी वो होगा 7। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हाँ, प्लस उसके बाद कितना 36, और उसके बाद कितना 49, और जब आप इस सब को ऐड करेंगे तो आपके सामने जो आएगा वह आएगा, जब सबको जोड़ेंगे 25, 36, 49 को, तो आपके सामने आएगा 110। तो 110 जो है ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 3/20 का 2/3 है। क्या लिखा हुआ है 3/20 का, तो क्या हुआ 3/20 का 2/3 बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए निकालिए कितना होगा, देखिए यहां पर 3/20 का क्या बोल रहा है निकालने 2/3, ठीक है। जब 2/3 निकालेंगे ना तो इसका मान आएगा, ये क्रॉस करेंगे ना तो ये 3 कट जाएगा, और ये जो 2 है ना ये 2 से कट जाएगा, तो यहां पर होगा सही आंसर वो होगा आपका, वो बेटा यहां पर जब काटेंगे ना तो निकल के आएगा 1/10, 1/10वां होगा, और 1/10वां इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक मिलेगा। यहां पर जो है ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, 25 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है, किसमें आयत का परिमाप सबसे अधिक होगा। चलिए इस सवालों को देखते हैं अब हम। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 का, आयत जिसका क्षेत्रफल 10 सेमी वर्ग सेमी और एक भुजा 1 सेमी है। अगर एक भुजा 1 है तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 60, क्योंकि क्षेत्रफल बट्टा एक भुजा तो हो जाएगा 60, तो लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 1 कितना 61, 61 को 2 से गुना करेंगे 122, तो यही जो है इसका सबसे ज्यादा परिमाप होगा। तो 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन कि 76 गुने 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है, इस तरह का बना रहा है, उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहां पर पहला तो गलत ही है, लिखित परीक्षा वाला भी गलत है, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उनके गुणन के नियमों को समझ को दर्शाती है और प्रतिबिंबित करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वो हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। कौन से प्रश्न था ये, प्रश्न संख्या जो था आपका वो था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गीता 100 मीटर की तार को एक जमीन पर बार लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका वृत्ताकार। सही आंसर कौन सा होगा, वृत्ताकार। वृत्ताकार अगर वो घेरती है इस तार से तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अर्जित करेगी, सबसे ज्यादा भूमि अर्जित करेगी। तो सही आंसर है 27 का, वो है आंसर नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। पहला है अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार की त्रिभुजों को पढ़ना, भिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। मेरे ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी 3 और 4 भी देखते हैं। आयतन तो करते नहीं है, रेखाओं और कोणों को पढ़ते नहीं है। सही आंसर 28 का जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 ही। आते हैं सॉरी आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। यह एक जटिल जानतंत्र है, पहला तो गलत हो गया, ये जिसमें है उसको काट देंगे तो 3 नंबर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो हमारा 3 है वो हो गया आपका गलत, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बी में, यह अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रैखिक व्यवस्था है। हाँ ठीक है, बी सही है आंसर। चलिए इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। और डी है आपका, यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि
प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अध्यापक की सहायता की बात लिखी हुई है ना, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अध्यापक की नहीं, ये बच्चे के लिए हम कॉन्सेप्ट मैप यूज करते हैं, तो डी इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी। तो एक ही ऑप्शन नंबर में है बी और सी, वो है ऑप्शन नंबर एक। तो 29 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका यहाँ पर, वो है कि वरुण के पास 10 रुपए का नोट है, वह 6 रुपए का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपए के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर कितना सिक्का प्राप्त हुआ वो बताना है। तो यहाँ पर क्या करता है कि 10 रुपए का नोट है और 6 रुपए का पेन खरीदता है, तो उसको 4 रुपए लौटाएगा ना, तो अब 1 और 2 रुपए का कुछ सिक्के लौटा दिया। तब यहाँ पर क्या होगा कि 4 रुपए लौटाता है, तो ये भी हो सकता है तो एक 2 रुपए का नोट दिया या 2 रुपये का सिक्का दिया, तो और 1 रुपए का 2 सिक्का दिया, तो इस तरह से टोटल कितने सिक्के हो गए, 3 सिक्के हो गए। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सिक्के होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सिक्का है इसके पास, तो एक 2 रुपए का नोट दे दिया या 2 रुपए का सिक्का दे दिया, एक सिक्का हो गया, और 1 रुपए का 2 सिक्का दिया, तो एक सिक्का ये और 2 सिक्का ये, टोटल कितना सिक्का, 3 सिक्का। तो 20 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर भी है 3 ही। चलिए अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मैथ में 30 में से कितने प्रश्न आए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो कर रहे थे 28 दिसंबर वाला, हो सकता है तो देर रात 20 दिसंबर वाला भी डिस्कशन डाल देंगे, कल बाकी बचे हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आप अभी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितने अंक मिले, साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यह वीडियो काफी अच्छा पसंद किए होंगे। फिर हम आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।